गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा 7 चैप्टर है समकालीन विषयों में सुरक्षा। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। विषय और राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा तथा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। जब हम विषय और राजनीति पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उस समय हमारे सामने तो दो वर्ड्स आते हैं, सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सच में हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है, देश की भलाई के लिए बड़ी जरूरी है, और ऐसा करने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती है। तो हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानव सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना नहीं हो। और लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा क्या है, भारत की सुरक्षा सरोकार क्या क्या है, यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नज़रियों की चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नज़रिया बनता है। तो देखिए सुरक्षा क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। ठीक है, सुरक्षा का यदि हम बेसिक मूलभूत अर्थ देखते हैं तो खतरे से आज़ादी मिलना ही क्या है, सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा हुआ होता है। यदि मानव के अस्तित्व की मैं बात करती हूँ और किसी देश के जीवन की बात करूँ तो वह खतरों से भरा हुआ होता है, तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया है तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो। देखिए यदि हम खतरे का काफ़ी व्यापक रूप लेते हैं तो हमें हर घड़ी हर चीज़ से खतरा बना रहेगा। ठीक है, इसलिए जो सुरक्षा का अध्ययन करते हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि सुरक्षा में हम सिर्फ उन्हीं विषयों को, उन्हीं चीज़ों को सम्मिलित करेंगे जो केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य, ठीक है, कौन से केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य, क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। ठीक है, क्या हर खतरे की सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्य को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लुटा जाता है तो आम आदमी की रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा और हर जगह हमें सिर्फ खतरे ही नजर आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्य को अपूरणीय स्थिति पहुंचेगी। ठीक है, ये बात तो ठीक है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों तथा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज
बदलती हैं, फिर भी हम यह सवाल कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा है। यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हों। देखिए, हर एक देश की यदि हम बात करें, एक बार हम ये सोचें कि क्या सुरक्षा के बारे में जो थॉट है, धारणा है, क्या वह सभी देशों में एक जैसी है, तो हमें यह बात भी हजम नहीं हो सकती कि यदि हम 200 कंट्रीज़ की बात करें तो क्या उनमें जो 7 अरब लोग हैं उनकी क्या एक जैसी धारणा पॉसिबल है। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि जो सुरक्षा है वो एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा के विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा। अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीयता, अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हों अथवा मारे जाएं। आम स्त्री पुरुषों को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। देखिए, यदि शायद ही कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा जिसमें मतलब सिर्फ सैनिकों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जो आम स्त्री पुरुष होते हैं उनको भी हानि का सामना करना पड़ता है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश की जाती है। जो लोग निहत्थे होते हैं उनको ही मतलब ज़्यादातर, या जो आम आदमी होते हैं उनको ही निशाना बनाया जाता है और इसका एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह उनकी सरकार का हौसला तोड़ सके। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है आत्मसमर्पण करें, दूसरा होता है दूसरे के पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, या तीसरा होता है युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के लिए संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए या युद्ध ठन जाए, तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए अथवा हमलावर को पराजित कर लेना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति की रुचि में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाए। देखिए, जब भी कभी कोई भी देश आत्मसमर्पण करता है तो वह इस चीज़ का जिक्र कभी भी अपनी सुरक्षा नीति में नहीं करता है। सुरक्षा नीति का जो संबंध होता है वो डायरेक्टली यही होता है कि वो युद्ध की जो आशंका है उसको रोक दे, और इसे ही हम किस शब्द से जानते हैं, अवरोध शब्द से जानते हैं। युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है और इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। जो परंपरागत सुरक्षा नीति है इसे किस नाम से जाना जाता है? शक्ति संतुलन, जो इसका एक तत्व है। कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। जैसे आप भारत का एग्जाम्पल लें तो नेपाल और भूटान काफ़ी छोटे देश हैं, जबकि चाइना हमसे बड़ा देश है। ठीक है, तो हमारे कोई भी मुल्क हुआ, कोई भी देश हुआ, वो अपने अड़ोस पड़ोस में छोटे बड़े देशों को देखता है। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए, कोई पड़ोसी देश संभव है यह न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकरण कारण भी नहीं जान पड़ता हो, फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह भापा जा सकता है कि भविष्य में हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपनी शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है।
कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। देखिए फिर उसके बाद पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व क्या होता है? गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं। सैन्य हमलों को रोकने तथा उससे सुरक्षा करने के लिए समन्वित कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है। यदि मैं ज़्यादातर गठबंधनों की बात करूं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो उनके बीच में एक रिटन ट्रीटी हुई है, लिखित संधि जो हुई है, उससे उनको एक औपचारिक रूप मिलता है। और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किस देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए स्टार्टिंग की यदि हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो इस्लामी उग्रवादी थे उनका समर्थन किया था, लेकिन जब यहाँ पर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अटैक हुआ तो उन्होंने उनके जो उग्रवादी थे उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देश के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं। जब भी कभी कोई ऐसी घटना होती है जो हिंसा से संबंधित होती है, तो निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते और स्वीकारते हैं उतने ही सत्ता इसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो खुद उठानी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पारंपरिक धारणा और आंतरिक सुरक्षा। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा है अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है? इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। जब हम सुरक्षा की परंपरागत धारणा की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बाहरी सुरक्षा के बारे में बताया, लेकिन यदि उसकी अंदरूनी सुरक्षा ही नहीं है तो वह बाहरी हमलों से कैसे निपट सकता है? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है उसका जरूरी रिश्ता अंदरूनी शिक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश